हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न विद दीप पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपना टॉपिक रहेगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि भूगोल है। भारत का भूगोल है, विश्व भूगोल है। तमाम भूगोल को अपन एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर जो 12 तक बुक है उन सब एनसीईआरटी का पूरा सार रहेगा। और ये क्लास बहुत ही शानदार है, आने वाले तमाम एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपको साबित होगी। इस क्लास से आपको हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगी, इसलिए इस क्लास को बिना मिस किए क्लास को पूरी देखें और अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। साथ में छोटा सा निवेदन करूंगा, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लीजिए अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही शानदार है, एक ज्योग्राफी का मैराथन क्लास है। ये क्या, एक मैराथन क्लास रहेगी आपके लिए। तो लीजिए अपन देखते हैं ज्योग्राफी भूगोल। पहला खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? देखिए, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में क्या करती है? चमकती है। रात के समय जो आसमान में चमकती है उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में क्या करती है? चमकती है, ब्राइट होती है, उसे कहते हैं अपन खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं, स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार भी कहते हैं, तारा भी कहते हैं। सूर्य एक हमारा क्या है? तारा है। सूर्य भी अपने आप में एक क्या है? तारा है। उसके बाद देखिए, तारों की जो विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई जो विविध आकृतियों को अपन क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के जो समूह होता है उनके द्वारा विविध प्रकार की जो आकृतियाँ बनाई गई है उसे अपन नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसके बाद देखिए, अर्सा मेजर या बिग फियर। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। प्रश्न आएगा, अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? तो ये तारों का क्या है? समूह है। क्या है? तारों का समूह है, जिसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसके बाद देखिए, उत्तरी तारा जो कि उत्तरी दिशा में बताता है। उत्तरी तारा होता है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसलिए उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पोल स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल स्टार कहते हैं। उसे ध्रुव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव, जो उत्तरी दिशा बताता है इसलिए उसे ध्रुव तारा कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं देता। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं वो अपना जो प्रकाश होता है और ऊष्मा होता है वो देते नहीं है। वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। और ऐसे पिंड को अपन क्या कहते हैं? प्लेटनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं, जो अपने आप में चमकते नहीं है, जो किसी के माध्यम से क्या करते हैं? चमकते हैं, प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं या प्लेटनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटनेट कहते हैं। उसके बाद देखिए, उपग्रह क्या है? उपग्रह। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? ये भी खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर इसी प्रकार से चक्कर लगाता है। जैसे मान लो ग्रह है, उस ग्रह के चारों ओर क्या करते हैं? राउंड लगाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो टोटल हमारे कितने? 8 ग्रह हैं और सूर्य है। सौरमंडल कहते हैं उसे। सौरमंडल के तमाम जो ग्रह हैं वो सूर्य की ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, राउंड लगाते। क्या करते हैं? सूर्य के चारों राउंड लगाते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उपग्रह। जो ग्रहों के चारों ओर क्या करते हैं? राउंड लगाते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। आगे देखिए, पौराणिक जो रोमन कहानियाँ हैं उसमें सोल, सोल का मतलब है सूर्य देवता का है। किसको कहा गया? सोल। जो पौराणिक जो मान्यता है उस पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य देवता को क्या कहा है? सोल कहा गया है। सूर्य है, सौर शब्द से बना है। किससे बना है? सौर शब्द से बना है। और सौर से किसका संबंध है? सूर्य से संबंध है। किससे संबंध है सौर का? तो सूर्य से संबंध है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल का गया, सोलर सिस्टम का गया। क्या गया? सोलर सिस्टम का गया है, इसलिए सोलर सिस्टम का गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नोट डाउन कर लीजिए। किस शब्द से बना है? सोल। सोल का मतलब सूर्य देवता, और सौर शब्द से बना है जिसका अर्थ है सूर्य से संबंधित, और इसलिए सूर्य के परिवार को क्या करते हैं? सौर मंडल कहा जाता है। तो अपन ने क्या देखा? खगोलीय पिंड देखे जिसमें स्टार, जिसमें अपन उपग्रह देखे, प्लेटनेट देखे। उसके बाद अपन ने क्या देखा? सौर मंडल देखे, सोलर सिस्टम भी देखा। आगे नेक्स्ट आता है गैलेक्सी। क्या आता है? गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब होता है आकाश गंगा। क्या होता है? आकाश गंगा। अपने आप में गैलेक्सी को आकाश गंगा कहा जाता है। उसका मतलब क्या? देखिए, तारों वाले जो समूह होते हैं खुले आकाश में एक ओर से दूसरी तरफ फैली जो सफ़ेद चौड़ी पट्टी होती है, मतलब इस प्रकार देखिए, ये चौड़ी पट्टी होती है,
डायग्राम बताया गया है जो क्या फैली होती है, मतलब तारे वाले जो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर से तक जो फैली होती है सफ़ेद पट्टी होती है जो चमकदार होती है और रास्ते की तरह दिखाई देती है, एक रास्ते की तरह दिखाई देती है, रोड की तरह दिखाई देती है अपने को। इसमें लाखों तारों का क्या होता है, समूह होता है। इसी पट्टी को आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा क्या होती है, जैसे ये मान लो तारा है, उस तारों के आसपास क्या होते हैं, सारे तारे होते हैं और सारे तारे क्या करते हैं, चमकते हैं, सफ़ेद की तरह चमकते, एक रोड की रोड तरह अपन को दिखता है। असंख्य तारों का समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, असंख्य तारा होती है, उसी समूह को अपन आकाशगंगा कहते हैं। और हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो सौरमंडल है वो भी आकाशगंगा क्या है, एक भाग है। इसके बाद देखिए आगे, इसी प्रकार जो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक क्या कहते हैं, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का निर्माण करती है। जो लाखों आकाशगंगा होती है अपने आप मिलती है और मिलने के बाद एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है, एक यूनिवर्स का निर्माण करती है। आगे देखिए सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, सौरमंडल क्या होता है, देखिए सूर्य और 8 ग्रह। क्या है, सूर्य वो 8 ग्रह, ग्रहों को इंग्लिश में कहते हैं प्लेटनेट। क्या कहते हैं, प्लेटनेट कहते हैं। और उपग्रह को क्या कहते हैं, सैटेलाइट। क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। कुछ अन्य खगोलीय जो पिंड होते हैं जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब देखिए सौरमंडल में क्या क्या होता है, तो सूर्य होता है, उसके बाद 8 ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी होता है और क्या होता है, उल्का पिंड भी होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और सूर्य और 8 ग्रह ये तमाम मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। देखिए इस तमाम ग्रह बताया गया है। देखिए ये सूर्य है, जिसमें ये तमाम एक लगातार 4 ग्रह, जिसमें देखिए तमाम ग्रह बताए गए। इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ये अपना पृथ्वी ग्रह कौन सा है, ये अपना पृथ्वी ग्रह है, जो कि सूर्य के पास में तीसरा ग्रह है। कैसा, कौन सा है, सूर्य के पास वाला कितना ग्रह, तीसरा ग्रह है। इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे देखिए सूर्य दशम। सूर्य क्या है, डायग्राम बताया गया। देखिए इस प्रकार का सूर्य है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। सूर्य क्या है, जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, वह एक बहुत बड़ा भाग है। सूर्य क्या है, एक बड़ा भाग है। वह अत्यंत गर्म गैसों से बना हुआ है। अत्यंत जो गर्म गैस है, उन गर्म गैसों से बना हुआ एक सूर्य क्या है, भाग है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा, हीट का एकमात्र स्रोत है। तमाम ग्रह है, उन तमाम ग्रहों को सूर्य क्या देता है, प्रकाश देता है और हीट देता है। क्या देता है, प्रकाश देता है और हीट देता है। हीट और प्रकाश देने वाला एकमात्र स्रोत है वो क्या है, सूर्य। उसके बाद सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट डाउन कर लीजिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है, तो करीबन 1500 करोड़ किलोमीटर दूरी है। सूर्य के सबसे जो निकट वाला ग्रह है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है उसका नाम, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के जो निकट वाला तारा है, उस निकट वाले तारे का क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी उसका नाम है। इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखिए सूर्य प्रकाश की गति लगभग 3 लाख, जो प्रकाश की गति है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, प्रकाश की गति है। इसी गति से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 19 सेकंड समय लगता है। प्रकाश है वो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है, उनको पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। और कितनी रफ्तार है उसकी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ये आपके एग्जाम में टपकने वाला प्रश्न है। दोनों प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोनों। कौन कौन से, तो ये देखिए प्रोक्सिमा सेंचुरी जो सूर्य के सबसे निकट तारा है और प्रकाश गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और कितने समय पहुँचती है पृथ्वी पर प्रकाश, तो 8 मिनट और 19 सेकंड। आगे देखिए ग्रह, प्लेटनेट क्या है, ये हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह है। हमारे सौरमंडल कितने ग्रह, 8 ग्रह है, जिसमें सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह है। सूर्य के पास ग्रह कौन सा है, उसके लास्ट वाला दूर ग्रह कौन सा है, सारे अपन लाइन के माध्यम से, एक सीक्वेंस के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे जो पास वाला ग्रह उसका नाम है बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और ये तमाम ग्रह है। कितने ग्रह, 8 ग्रह है। कितने ग्रह, 8 ग्रह
है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और तमाम ये ग्रह हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ में सूर्य के क्या करते हैं, सारा चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। मतलब एक निश्चित चक्र में, एक निश्चित परिक्रमा में क्या करते हैं, राउंड लेते हैं। जैसे कि मान लो ये सूर्य है और सूर्य के सारा और तमाम ग्रह वो इस प्रकार से परिक्रमा करते रहते हैं। ये रास्ते दिग् वृत्ताकार, उनका जो रास्ता कैसा हुआ है, दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न आ सकता है कि ग्रह वो सूर्य के सारा और किस दिशा में किस प्रकार से राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वो लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार, किसे दीर्घ वृत्ताकार में लगाते हैं। ये दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षाएं कहलाती है, क्या कहते हैं, कक्षाएं कहलाते हैं। अपने कक्षा पर क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। बुध ग्रह वो सूर्य का सबसे निकट ग्रह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुध ग्रह वो सूर्य के क्या है, सबसे निकट ग्रह है। क्या है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। उसके बाद देखिए ग्रह अपने कक्ष पर घूमना, घूर्णन कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। ग्रह होते जो अपने कक्ष पर क्या कहते हैं, घूमते, अपने कक्ष पर क्या कहते हैं, घूमते, उन्हें क्या कहते हैं, अपन ग्रह कहते हैं। उसके बाद देखिए सूर्य है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण करते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जो पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहा जाता है। अपना ग्रह होता है जो अक्ष पर घूमता है, उसे कहते हैं घूर्णन, और पृथ्वी एक सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में क्या करती है, गति करती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। घूर्णन भी अलग है और परिक्रमण भी अलग है, इस बात को ध्यान रखना आपको। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के जो अक्ष है इसे खगोलीय पिंड, जिसमें 2003 यूबी 313 सीरस, इस प्रकार का ये खगोलीय पिंड का दिया गया है। उसके बाद प्लेटो जो कि बोनोग्रह है। बोनोग्रह कौन सा है, तो वो प्लेटो है। कौन सा है, बोनोग्रह प्लेटो कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोनोग्रह कौन सा है, तो प्लेटो है। उसके बाद देखिए शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं या परिभ्रमण करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। शुक्र जो यूरेनस ग्रह हैं, उन दोनों ग्रहों को छोड़कर तमाम जो ग्रह हैं वो ग्रह सभी एक घड़ी की जो सुई होती है उसकी विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। किसकी ओर, सूर्य के चारों ओर। इन दोनों ग्रहों को परिभ्रमण की दिशा में सूर्य की घड़ी दिशा में होती है। उनका जो शुक्र और यूरेनस ग्रह होते हैं जो सूर्य के क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर। किस दिशा में, तो घड़ी की जो सुई होती है उस दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी जो ग्रह वो कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। पहला ग्रह अपन देखेंगे बुध ग्रह। कौन सा देखेंगे, बुध ग्रह। देखिए बुध ग्रह है जो सौर मंडल का, बुध ग्रह सौर मंडल का 8वें ग्रह में सबसे छोटा ग्रह है और सबसे पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह भी है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी है। इसका जो परिक्रमण काल है वो लगभग 88 दिन है। कितना है, 88 दिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नाउ डाउन कर लीजिए। कितना है, 88 दिन उसका परिक्रमण काल है और उसका कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो पृथ्वी का सबसे निकटम व सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। अगर सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है तो वो कौन सा है, कौन सा है, शुक्र ग्रह। कौन सा है, शुक्र। वेन्यूस, कौन सा है, वेन्यूस है, शुक्र ग्रह है। वेनिस प्लेट को इस नाम प्रेम व सुंदरता देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। ध्यान रखना ये किसके नाम से दिया है, वेनिस किसके नाम से दिया गया है, तो ये प्रेम और सुंदरता की देवी है, रोमन देवी है, उसके नाम पर ये नाम दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। मतलब चंद्रमा के बाद में रात में सबसे अधिक जो ग्रह चमकता है वो कौन सा ग्रह, तो शुक्र ग्रह है। जो कि सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग होता है कम से कम 4 बजे 3 बजे ये ग्रह चमकता हुआ अपन को दिखाई देता है, जो कि एक चमकीला ग्रह है। कैसा है, चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि वेनिस प्लेट का द्रव्यमान पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का और जो शुक्र ग्रह है उसका जो द्रव्यमान है और आकार है वो लगभग कैसा है, बराबर है, इसलिए उसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और उसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे बुध ग्रह और जो शुक्र ग्रह है उनका कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है,
रोमन देवी की सुंदरता के नाम पर ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी की बहन ग्रह है और उसका कोई उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी और जो शुक्र है उनका द्रव्यमान कैसा है, समान है, इसलिए उसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है और उसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट ग्रह आता है पृथ्वी। देखिए शुक्र ग्रह को भी भोर का तारा भी कहा जाता है। मैंने अभी आगे बताया है कि शुक्र ग्रह जो अर्ली मॉर्निंग में एक चमकता हुआ तारा अपन को दिखता है वो कौन सा, शुक्र ग्रह, इसलिए उसे भोर का तारा कहते हैं या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, और सांझ का तारा कहा जाता है, इवनिंग में भी चमकता है, सुबह भी चमकता है और शाम को भी चमकता है, दिखाई देता वाला तारा है, एक तो मॉर्निंग स्टार और एक इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। आगे देखिए पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है, दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है, तीसरा ग्रह है, और आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है, आकार में देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। कितना ग्रह है, तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है, और अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा है। कौन सा है, तीसरा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। देखिए पृथ्वी एक ग्रह दिया गया है, पृथ्वी देखिए बने हुई डायग्राम में, तो देखो ये ध्रुवों पर कैसी सपटी है, ध्रुवों पर कैसी है, ये सपटी है, कैसी है, सपटी है। यही कारण है इसके आकार को भू-आप या कहा जाता है, उसे भू-आप कहता है। क्या कहते हैं, सपटी होने के कारण उसको भू-आप कहा जाता है, और भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान क्या है, आकार है, मतलब जो पृथ्वी है ध्रुवों की ओर से क्या है, सपटी हुई है, थोड़ी सपटी हुई है, इसलिए भू-आप कहा जाता है। और भू-आप का मतलब होता है पृथ्वी का समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। आगे देखिए पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह, वो कौन सा है, चंद्रमा। बाकी जो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह उसके पास कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी के पास अपना एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्रमा। अंतरिक्ष में देखने के लिए पृथ्वी नीले रंग से दिखाई देती है। अगर अंतरिक्ष में जाकर अपन देखेंगे तो पृथ्वी कैसे दिखेंगी, नीले ग्रह के रूप में दिखती है, इसे नीला ग्रह की जाती है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए इस प्रकार डायग्राम में बताया गया है, इस प्रकार से पृथ्वी दिखती है, नीली नीली दिखती है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी 2/3 सतह पर क्या है, पानी से ढकी, और पानी की ढकी होने के कारण इससे कारण ये नीला ग्रह कहा जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। आगे देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी होती है पृथ्वी अपने एक्स अक्ष पर घूर्णन करने में, एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगती है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कैसे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर लंबवत झुकी हुई है 23.5 डिग्री। इसी कारण ये विभिन्न प्रकार के जो मौसम आते हैं, इसी प्रकार अपन को ये मौसम सर्दी गर्मी बरसात वगैरह ये मौसम हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा होता है, वो एक साल में पूरी करती है, उसमें कितना समय लगता है, तो पृथ्वी होती है एक जो पूरा परिक्रमा होती है सूर्य के चारों ओर, कितने समय पूरा करती है, तो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट। कितने, 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड में ये समय पूरा करती है। कौन करती है, पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर में एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड का समय लेता है। उसके बाद देखिए अपसौर और उपसौर क्या करते हैं, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। देखिए जब पृथ्वी, अपसौर का मतलब कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है, क्या होती है, सूर्य के बिल्कुल पास होती है पृथ्वी, उसे कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, क्या होती है, उप होती है, उसे उपसौर कहा जाता है। और उपसौर की जो स्थिति बनती है ये 3 जनवरी को बनती है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा कि उपसौर क्या है, अपसौर क्या है। अगर ये नहीं पूछेंगे तो उसकी डेट पूछेंगे कि अपसौर कब होता है और उपसौर कब होता है। उपसौर होता है 3 जनवरी। देखिए आगे 3 है तो 3 जनवरी है, ध्यान रखना। उपसौर पास में रहती है, अभी जस्ट गई हुई है। उसके बाद देखिए अपसौर का मतलब होता है जब पृथ्वी सूर्य से क्या होती है, दूरी पर होती है, मतलब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, उसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर की स्थिति बनती है ये 4 जुलाई को बनती है। कब बनती है, 4 जुलाई को बनती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो उपसौर है ये 3 जनवरी और अपसौर है ये
4 जनवरी को बनती है, इस 4 जुलाई को बनती, इस बात का ध्यान रखना है। अपसौर का मतलब पास, उपसौर का मतलब अपसौर का मतलब दूर, अपसौर का मतलब होता है दूरी, और उपसौर का मतलब होता है पास में। इस बात को ध्यान रखना आपको। अब देखिए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या होता है? सौरमंडल का यह सबसे दूसरा छोटा ग्रह है। कौन सा है? सौरमंडल का यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद कौन सा है? तो ये बृहस्पति, कौन सा है? मंगल। मंगल ग्रह की मिट्टी में लोहा ऑक्साइड पाया जाता है। जो मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा ऑक्साइड पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट डाउन कर लीजिए कि मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिसका रंग कैसा है? लाल है। किसका रंग है? लाल रंग है। इसी कारण से लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। और पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि 1/2 भाग पर क्या है? पानी है। आप ऊपर से देखते हैं अंतरिक्ष से तो अपन को नीला दिखाई देता है, इसलिए नीला ग्रह नाम दिया गया है। और मंगल ग्रह में क्या है? मिट्टी का रंग कैसा है? लाल है, इसलिए लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह के अपने आप में 2 उपग्रह है। मंगल ग्रह उसके अपने आप में 2 उपग्रह, एक तो होता है फोबेस और दूसरा है डिमोस। क्या है? फोबास और डिमोस, ये दोनों उपग्रह किसके हैं? तो ये मंगल ग्रह के हैं। एक तो है फोबास, एक है डिमोस। मंगल को पृथ्वी की नंगी आंख से देखा जाता। मंगल है, मंगल को पृथ्वी से नंगी आंख से देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मंगल ग्रह को पृथ्वी से नंगी आंख से अपन देख सकते हैं, देखा जा सकता है। ये क्या था? मंगल ग्रह। नेक्स्ट ग्रह अपन देखेंगे बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह, ये ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाए तो कौन सा है? बृहस्पति। ये अपने अक्ष पर क्या करता है? सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। अपने अक्ष पर सबसे तेज गति में क्या करता है? सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करता है। और ये परिक्रमा कितने समय पूरा करता है? तो 9 घंटे और 56 मिनट में। कितने? 9 घंटे और 56 मिनट में एक परिक्रमा करता है पूरी सूर्य के चारों ओर। ये बहुत तेज स्पीड से परिक्रमा करता है। इसके बाद देखिए ये अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। ये अपने अक्ष पर क्या करता है? घूर्णन कर लेता है। बृहस्पति के ग्रह कितने? 67 ग्रह उपग्रह है। इस बात को ध्यान रखना है। बृहस्पति के कितने उपग्रह? तो 67 है। मंगल के कितने? 2 है। कौन से? डिमोस और फोबास। और पृथ्वी के कितने? 1। कौन सा है? वो चंद्रमा। आगे देखिए शनि। क्या है? शनि ये हमारे सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और दूसरा कौन सा है? शनि। और 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। ये ग्रह के चारों ओर विलय है। ये ग्रह के चारों क्या है? विलय। क्या है? विलय है। टाइटन नामक जो उपग्रह है वो उसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन नामक जो उपग्रह है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। और शनि के उपग्रह कितने हैं? तो 62 उपग्रह। कितने हैं? 62 उपग्रह शनि के हैं। और 67 उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। तो सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो बृहस्पति के। और 62 किसके? शनि के। इस बात को भी ध्यान रखना। ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि किसके कितने उपग्रह है, इस बात को भी ध्यान रखना आपको। आगे देखिए अरुण ग्रह है यूरेनस ग्रह की खोज। उसे अरुण ग्रह को यूरेनस ग्रह भी कहा जाता है। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने उसकी खोज की थी करीबन 1781 में। कब की थी? वरुण ग्रह की खोज की थी 1781 में, विलियम हर्शेल ने की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेटा हुआ ग्रह किससे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह को वरुण ग्रह या यूरेनस ग्रह कहा जाता है। उसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके उपग्रह कितने हैं? तो इसके उपग्रह 27 उपग्रह है। कितने उपग्रह? 27 उपग्रह है। इस बात को भी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए वरुण। क्या है? वरुण ग्रह को नेपच्यून भी कहा जाता है। नेपच्यून भी कहा जाता है। क्या कहता है? नेपच्यून भी कहा जाता है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है। ये मतलब सूर्य से बहुत ही अधिक दूरी, मतलब लास्ट दूरी वाला ग्रह है। ये ग्रह सबसे ठंडा ग्रह कैसा है? सबसे ठंडा ग्रह है। और नेपच्यून ग्रह के उपग्रह कितने हैं? तो उसके 14 उपग्रह है। तो देखिए सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। किसके हैं? बृहस्पति के। कितने हैं? 67। उसके बाद शनि के कितने हैं? 62। उसके बाद में जो अरुण है उसके कितने? 27। और जो वरुण है उसके कितने? 14। कितने? 14। और उसके बाद में जो
मंगल है उसके कितने 2 और पृथ्वी के कितने 1 उपग्रह है। इस बात को भी ध्यान रखना है। लेटा हुआ ग्रह किससे कहते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह को अरुण ग्रह को या यूरेनस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं, देखिए सैटेलाइट क्या है, कुछ आकाशीय पिंड कुछ आकाशीय जो पिंड होते हैं अपने ग्रह की क्या करते हैं परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की तो परिक्रमा करते हैं, साथ में सूर्य की भी क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उन्हें उपग्रह कहा जाता है। जो ग्रह के साथ में क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं, इसलिए ये ग्रह के क्या है सहायक है, इसलिए उसे उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा क्या है पृथ्वी के क्या करता है परिक्रमा करता है। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र कैसा है प्राकृतिक उपग्रह क्या है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है चंद्रमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए मानव निर्मित उपग्रह। अब मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से हैं वो देखिए, भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक 2 उपग्रह बनाए हैं। भारत ने आर्यभट्ट एजुसेट उपग्रह और ओशनसेट उपग्रह नामक 2 उपग्रह भी बनाए हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है, आर्यभट्ट एजुसेट और ओशनसेट नामक 2 उपग्रह बनाए। आगे देखिए चंद्रमा। द मून क्या है, देखिए हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह, हमारी जो पृथ्वी है उसके पास में क्या है केवल एक उपग्रह सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है चंद्रमा। उसका व्यास कितना है, तो पृथ्वी के व्यास का केवल 1 तिहाई भाग है। पृथ्वी के जो व्यास है उसका 1 तिहाई भाग क्या है चंद्रमा है, क्या है चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी देखा जाए तो 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी है 3,84,400 किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी है। इस बात को भी ध्यान रखना है, कितनी दूरी है तो 3,84,400 किलोमीटर। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। अगर हमारी पृथ्वी के सबसे निकट का जो आकाशीय पिंड देखा जाए तो वो क्या है चंद्रमा, क्या है चंद्रमा है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन और 17 घंटे 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। इस बात को ध्यान रखना है, चंद्रमा है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। किसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए नील आर्मस्ट्रांग जो थे पहले व्यक्ति है जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर क्या रखा था कदम रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए आप। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रमा की परिक्रमा वाला और पहला कदम रखने वाला कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग था 21 जुलाई 1969 को। और चंद्रमा है एक चक्कर पूरा करता है सूर्य पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में। आगे देखिए चंद्रमा को अपना कोई प्रकाश नहीं देता, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं देता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाश होता है। चंद्रमा होता है इसको कोई प्रकाश नहीं देता, ये सूर्य के प्रकाश से क्या होता है प्रकाशित होता है। और सूर्य के प्रकाश का परावर्तित होता है, क्या होता है परावर्तित होता है, जो हमारी जो पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। हमारी पृथ्वी पर कितने 1.25 सेकंड में जो परावर्तित प्रकाश होता है वो पहुंचता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने समय पहुंचता है तो 1.25 सेकंड में। इस प्रकाश को चांदनी या मून लाइट कहा जाता है। क्या कहता है मून लाइट कहा जाता है। चांदनी प्रकाश को चांदनी कहा जाता है, ये चांदनी कहते हैं, मून लाइट कहते हैं। आगे देखिए क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, तो ये तारे, उपग्रह, तारे, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उसके अतिरिक्त जो असंख्य तारे, जो छोटे छोटे पिंड होते हैं, जो भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं क्षुद्र पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं क्षुद्र पिंड कहते हैं। जैसे ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में घूमते हैं। केवल ये किस में घूमेंगे, तो मंगल ग्रह और एक बृहस्पति ग्रह है, इनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, बाकी ग्रहों के बीच में पाए जाते नहीं है। क्या पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह, जो कि असंख्य तारों के समूह होते हैं, जो सूर्य की चारों क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं, जो बुध और केवल बृहस्पति जो ग्रह होते हैं उनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए उल्कापिंड। इस प्रकार से उल्कापिंड पृथ्वी पर डायग्राम में बताया गया है, देख लीजिए आप। सूर्य के चारों ओर
शक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर क्या कहते हैं? चक्कर लगाते हैं। और पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी जो प्रवृत्ति होती है, उनका ट्रेंड होता है, वो पृथ्वी की पर गिरने की होती है। क्या कहते हैं? इतने मतलब पृथ्वी के पास आते हैं जैसे पृथ्वी पर क्या कहते हैं? गिर जाए, तो पृथ्वी पर गिरने की होती है। इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण वे गर्म होकर जल जाते हैं। वायु के साथ में क्या कहता है? घर्षण होता है, और घर्षण के कारण वो क्या करते हैं? जल जाते हैं, और गल जैसे जल जाते हैं और जलने के बाद वो क्या कहते हैं? टूट जाते हैं। इसी इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे टूटा हुआ तारा कहते हैं। टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। ये अपने आप में क्या है? उल्कापिंड है। एकमात्र पृथ्वी की जो आंतरिक स्थिति को जानने का जो स्रोत है वो क्या है? उल्कापिंड भी है। उल्कापिंड से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? उच्चल तारे। कैसे तारे हैं? उच्चल तारे। उच्चल तारे धूमकेतु, चट्टानें, बर्फ, धूल, गर्म गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारों को सूर्य की तरफ से और पुंछ हमेशा सूर्य की दूर बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। इस तारे की जो सिर होता है सूर्य की तरफ होता है, और पूंछ होती है वो सूर्य के बाहर की तरफ होती है, जो हमें सिर्फ चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए उसे पुच्छल तारे कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छल तारे कहते हैं। उसके बाद आते हैं कुइपर मेघला। क्या है? कुइपर मेघला। कुइपर मेघला क्या होता है? ये नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर तस्तरी की आकृति में एक विशाल पट्टी होती है। इस प्रकार से तस्तरी के आकार में एक विशाल पट्टी होती है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं। इसमें असंख्य जो तारे होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं, जिनमें कई बर्फ़ से बने होते हैं। इसमें कई प्रकार के जो पिंड होते हैं वो बर्फ़ से बने होते हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। जो धूमकेतु है वो इसी कुइपर मेघला में आते हैं। और प्लेटो भी इसी मेघला में स्थित है। जो प्लेटो ग्रह है वो भी इसी श्रृंखला में स्थित है। आगे देखिए, अब आते देखेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। गाइस, क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है और ये आपके सारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्लास है। इस क्लास ये पूरा अपन 6 से लेकर जो 12 तक ज्योग्राफी की बुक है उस NCERT का पूरा ये सार है। तो बहुत ही शानदार क्लास है। इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करें। अधिक से अधिक अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का भी प्रश्न इसमें गलत नहीं हो। आगे देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब क्या होता है? पहले अपन देखिए सूर्य ग्रहण। जब ये सूर्य है और ये क्या है? पृथ्वी है, उसके बीच में क्या जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तो इस स्थिति में युति कहते हैं, उसे कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं, युति कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। और ये स्थिति कब होती है? अमावस्या को होती है। कब होती है? अमावस्या को ये स्थिति होती है। ये है सूर्य और ये है पृथ्वी, उसके बीच में क्या जाता है? चंद्रमा आ जाता है, और ये उसे युति कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। और ये स्थिति अमावस्या को होती है। इसी स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। जो चंद्रमा की छाया होती है वो पृथ्वी पर पड़ती है, इसी उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या जाता है? चंद्रमा आती है, और चंद्रमा की जो छाया होती है वो पृथ्वी पड़ती है। कब पड़ती है? तो अमावस्या के दिन पड़ती है, इसलिए उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। उसके बाद देखिए चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या है? तो जब इस प्रकार से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ये तो है सूर्य और ये है चंद्रमा, इसके बीच में क्या जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो इस स्थिति में व्युति, ऑपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपोजिशन कहते हैं। और ये स्थिति कब होती है? पूर्णिमा को होती है। कब होती है? पूर्णिमा को होती है। कब होती है? पूर्णिमा की स्थिति होती है। इसी स्थिति को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ती है। जो पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है? चंद्रमा पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। दोनों अपने बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास किया। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो देखिए, सूर्य ग्रहण क्या है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, और जो चंद्रमा की छाया है, पृथ्वी की छाया है, चंद्रमा की छाया वो पृथ्वी पड़ेगी। किससे पड़ेगी? चंद्रमा की छाया वो किस पे पड़ेगी? पृथ्वी पड़ेगी, इसलिए सूर्य ग्रहण होगा। क्या होगा? सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या के दिन। उसके बाद देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होगा? बीच में चंद्रमा रहेगा, पृथ्वी रहेगी, और किनारों पर क्या आएगा? सूर्य और चंद्रमा रहेगा। और जो चंद्रमा की जो छाया है वो किस पे पड़ेगी? पृथ्वी पड़ेगी। किससे पड़ेगी? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ेगी। किससे पड़ेगी?
पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, इसलिए उसे चंद्रग्रहण कहा जाता है। उसका देखिए आगे ग्लोब, अपन ग्लोब देखेंगे, क्या है ग्लोब, ये देखिए इस प्रकार का ग्लोब होता है। अब देखिए ग्लोब के माध्यम से अपन देखने का प्रयास करेंगे। काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, ये काल्पनिक रेखा खींची है अपने ग्लोब पर, क्या देखिए काल्पनिक रेखा खींची। एक ग्लोब को अपने कितने भागों में बांटा, दो भागों में, एक उत्तरी गोलार्ध और एक होता दक्षिणी गोलार्ध। जो बीच के बीच में जो रेखा खींची जाती है इसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर में नॉर्थ आधे भाग में क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर उत्तर में स्थित भाग आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, और पृथ्वी की जो आधे दक्षिणी भाग होते हैं उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, और बीच में जो लाइन खींची है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, या ग्रीनविच कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवक तक स्थिति सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश समानांतर कहते हैं। मतलब विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुवों की ओर जो समानांतर होती है वृत्त होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल्स, क्या कहते हैं, पैरेलल्स कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अक्षांश से अंश, अक्षांश को अंश से मापा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। अक्षांश को किससे बना जाता है, अंश से मापा जाता है, किसे, अंश से मापा जाता है। मतलब यहाँ से लेकर ये समानांतर रेखा है, ये क्या अपने आप में ये सारी अक्षांश है, क्या है, अक्षांश है। उसके बाद देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्कोरिम जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद देखिए विषुवत वृत्त, जो कि विषुवत वृत्त है वो कितना है, 67.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुववर्त, उत्तर में उत्तरी ध्रुववर्त है, और 67 डिग्री है वो दक्षिण में दक्षिण ध्रुववर्त है। जैसे ये ग्लोब है, देखिए इस ग्लोब में ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री बनने खींची, और ये भी 23.5 डिग्री। उत्तरी में उत्तरी गोलार्ध में मकर रेखा, कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। उसके बाद में 67 डिग्री और 67 डिग्री, इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को बांटा गया है। तो बीच में क्या आएगी, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 67 डिग्री और 23.5 डिग्री और 67 डिग्री। उस नीचे रहेगी मकर रेखा और ऊपर रहेगी कर्क रेखा, इस बात को भी ध्यान रखना है। ये अपने क्या देखा, ग्लोब। उसके बाद देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्यवर्ष में एक बार दोपहर पर सिर के ठीक ऊपर आता है। जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा और जो मकर रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के सभी जो अक्षांश है उस सभी अक्षांशों पर सूर्य एक बार दोपहर के बीच में क्या था, सिर पर आता, सिर पर के ऊपर रहता है। इसलिए उस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। जब आप किसी अपन क्षेत्र पर जाते हैं और चंद्रमा सूर्य होता है जो अपने सिर पर आता है, उस क्षेत्र में क्या होता है, ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो जो अपन ने विषुवत रेखा लाइन खींची थी उसके उत्तर में 5 डिग्री और दक्षिण में 5 डिग्री, यहाँ पर सूर्य हमेशा कैसा रहता है, सीधा रहता है। कैसा, सीधा रहता है। यहाँ पर सबसे ये गर्म क्षेत्र है, 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद में किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य तिरछी किरणें पड़ती है। यहाँ से सूर्य की किरणें कैसी होती है, तिरछी होती है। उसी गोलार्ध में देखो या इस गोलार्ध में देखो। इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव, बीच वाले क्षेत्रों में तापमान कैसा रहता है, मध्यम रहता है। जो ध्रुव होते हैं उन ध्रुवों पर तापमान कैसा रहता है, मध्यम रहता है। इसलिए इन क्षेत्रों को अपन क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। जैसे कि ये विषुवत रेखा और ये 23.5 डिग्री, इन क्षेत्रों में तापमान कैसा रहता है, मध्यम रहता है। लेकिन जो 0 डिग्री
0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में यहाँ पर कैसा रहता है, उष्ण कटिबंध रहता है। आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच में बहुत ही ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य का क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ जाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहा जाता है। जो कि 7.5 डिग्री है, 23.5 और 7.5 डिग्री उसके मध्य में, चाहे उत्तरी गोला देखो दक्षिणी गोला देखो, इसमें क्या रहता है, सूर्य की किरणें कैसे तिरछी पड़ती है, और तिरछी पड़ने के कारण वहाँ पर जो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और वहाँ पर शीत कटिबंध पाया जाता है, ठंडा एरिया रहता है। कैसा रहता है, ठंडा एरिया रहता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उसके बाद देखिए टोंगा द्वीप, टोंगा द्वीप है, टोंगा द्वीप जो आइसलैंड है, ये हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश पर है, कहाँ पर है, 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण में स्थित है। ये तो टोंगा द्वीप और एक बार मॉरिशस द्वीप जो कि कहाँ पर है, हिंद महासागर में स्थित है। अब देखिए यामोत्तर या ध्रुवत, यामोत्तर या ध्रुवत क्या है, डायग्राम को मत देखिए, इस प्रकार से यामोत्तर ध्रुवत बताया गया है। पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी की जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है, मिलाने वाली उत्तर से दक्षिण में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, इसे यामोत्तर या ध्रुवत कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तरी से लेकर दक्षिण के स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, खींची जाने वाली रेखा को यामोत्तर या ध्रुवत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्रुवत नाम भी आ सकता है या यामोत्तर नाम भी आ सकता है। 0 डिग्री यामोत्तर रेखा। उसे लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से की जाने वाली यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर या प्राइम मेरिडियन माना जाता है। इसका मान कैसा है, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है और लंदन से के पास में ग्रीनविच स्थान है, वहाँ से खींची गई रेखा है। उसके बाद यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में क्या करती है, बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। 2 गोलार्ध में पृथ्वी को क्या कहते हैं, विभक्त करते हैं। उसी को अपन यामोत्तर या ध्रुवत कहा जाता है। बहुत ही शानदार ढंग से बताया गया है, आप बहुत ही क्लास को समझे देखे। उसके बाद देखिए देशांतर और समय, देशांतर क्या है और समय क्या है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। अगर पृथ्वी को मापना है, समय को मापना है, आपको समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है वो क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। स्थानीय समय का जो अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली जो परछाई है, शैडो है, उससे लगाया जाता है। अगर स्थानीय समय अपन को पता लगाना है तो सूर्य से द्वारा जो परछाई पड़ती है उससे अपन पता लगा सकते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इस बात को भी ध्यान रखना। पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस प्रकार से घूमती है, न कि इस प्रकार से। इस पृथ्वी घूमती है कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं घूमती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, ग्रीनविच के क्या है, पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच के समय से क्या होगा, आगे होगा। जो ग्रीनविच के पूर्व में है तो उनका ग्रीनविच से क्या होगा, आगे होगा। जो पश्चिम में उनका समय क्या होगा, पीछे होगा। इस बात को भी ध्यान रखना। ग्रीनविच के पूर्व में तो समय आगे होगा, ग्रीनविच के पीछे में तो समय क्या होगा, पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट, 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में कितनी, 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा। अब ग्रीनविच पर रेखा पर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के पूर्व में जाएंगे तो समय क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे अपन, 15 × 4 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 60 मिनट होगी, अर्थात मतलब 1 घंटा आगे होगा। कितना होगा, ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा। वहाँ ग्रीनविच पर 12 बजे तो वहाँ पर कितना बजेगा, 1 बजेगा। कितना बजेगा, 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम में अपन जाएंगे तो समय क्या करेगा, घटेगा। यानी 11 ग्रीनविच पर 12 बजे तो वहाँ कितने बजेगी, 11 बजेगी। इसी प्रकार से ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। 180 डिग्री पर क्या होगी, मध्य रात्रि होगी। इस बात को भी ध्यान रखना है। ग्रीनविच के पूर्व में जाने से क्या होगा और पश्चिम में जाने से
क्या होगा, पूर्व में जाऊंगा तो समय बढ़ेगा और पश्चिम में जाऊंगा तो समय घटेगा। इस प्रकार देखिए किसी भी स्थान पर सूर्य, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, किसी भी स्थिति पर सूर्य अपने आकाश के उच्चतम बिंदु पर होता है, तो उसमें दोपहर, उसमें घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस स्थान का समय क्या कहता है, स्थानीय समय कहलाता है। क्या कहता है, स्थानीय समय कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारत में ग्रीनविच रेखा कौन सी है, तो पूर्व में 82.5 डिग्री, कितनी है, पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ से ग्रीनविच का समय 5.5 घंटे से क्या है, आगे। यहाँ का जो समय है, जो ग्रीनविच समय से कितना है, 5.5 घंटे क्या है, मिनट आगे है, 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे तो हमारे यहाँ शाम के कितने, 7:30 बजेंगे। अगर लंदन में 12 बजे दोपहर के 2 बजे तो हमारे कितने, 7:30 बजेंगे। हम 5.5 घंटे क्या आगे है। अब आगे पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी क्या है, गतियाँ। अब पृथ्वी की गतियाँ को हम देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, क्या करती है, घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति करती है, उसे परिक्रमण करते हैं। एक सूर्य के चारों ओर एक स्थिर अक्ष में क्या करती है, पृथ्वी घूमती है, उसे कहते हैं परिक्रमण। और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना करता है उसे घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इस पर क्या है, उसे अक्षीय सतह पर 7.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने, 7.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। क्या बनाती है, 7.5 डिग्री का कोण बनाती है। जो समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया गया जाता है, वह समतल जो अक्ष के द्वारा या सब जो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बना गया है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। उसके बाद देखिए ग्लोब वह वर्त है जो दिन रात को विभाजित करता है, उसे दीप्तित वर्त कहते हैं, प्रदीप्तित वर्त कहते हैं। प्रदीप्तित वर्त किसे कहते हैं, तो ग्लोब के वह वर्त जो दिन और रात को क्या करते हैं, विभाजित करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रदीप्तित वर्त कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटे में एक सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग लगभग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं और 6 घंटे को हम 6 घंटे को हम इसमें नहीं जोड़ते, 6 घंटे को इसमें हम जोड़ते नहीं है। 365 दिन को हम एक वर्ष मानते हैं। इसके बाद देखिए ये 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं। तो एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इसी कारण फरवरी के महीने में प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है और वो 29वां महीना हो जाता है, इसलिए उसे अपने लीप वर्ष कहा जाता है। जब फरवरी का 29 वाला दिन होगा उसे अपन लीप वर्ष कहेंगे। वो दिन प्रति 367 दिन में एक चक्कर पूरा करती है सूर्य के चारों ओर। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जब ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन आता है उसी कारण जो ऋतु होती है उस ऋतु में परिवर्तन होता है। जैसे गर्मी, बरसात, शरद, इसमें ये परिवर्तन अपन को देखने को मिलता है। अब देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ, मतलब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। 21 जून की जो किरणें होती है वो कर्क रेखा पर कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। इसी के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकता है। कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर, इसलिए उस क्षेत्र पर क्या आता है, अधिक ताप रहता है। इसी प्रकार देखिए 21 जून को इन क्षेत्रों का सबसे लंबा दिन है और सबसे छोटी रात है। दिन तो कैसा होगा, सबसे लंबा, और रात कैसी होगी, सबसे छोटी होगी। पृथ्वी की इसी अवस्था में उत्तर अन्यांत कहते हैं, जो उसे उत्तर अन्यांत कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर अन्यांत कहते हैं 21 जून को। देखिए 22 दिसंबर क्या रहेगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर या दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुक होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कैसे सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है और मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्षेत्र कैसा रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्र, वहाँ पर ऊष्मा अधिक रहेगी। क्या रहेगी, ऊष्मा अधिक रहेगी। उसके बाद देखिए उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग लगभग 6 महीने तक
लगातार दिन रहता है। और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाला ग्रीष्म ऋतु होती है। कैसी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को अपन दक्षिणी अनियंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी अनियंत कहते हैं। कब होगा ये? दक्षिणी गोलार्ध में। कब होगा? दिन लंबी होगी और रात कैसी होगी? छोटी होगी। और ये कब होगा? ग्रीष्म ऋतु में। कब होगा ये? ग्रीष्म ऋतु में होगा, तब दक्षिणी अनियंत होगा। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। जब ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चला जाता है, उस समय ग्रीष्म ऋतु होती है ऑस्ट्रेलिया में, उस समय वहाँ क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य पर किरणें कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती है। कब पड़ती है सूर्य की किरणें सीधी? विषुवत रेखा पर। कब पड़ती है? विषुवत रेखा पर पड़ती है। इसी अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता नहीं है। न तो दक्षिणी ध्रुव झुका होता है, न उत्तरी ध्रुव झुका होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात कैसी होती है? बराबर होती है। अब देखेंगे मानचित्र। पृथ्वी की सतह या उसकी एक भाग को पैमाने के माध्यम से सपाटी सतह पर खींचा गया चित्र, उसे क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। पृथ्वी की सतह होती है, उस सतह के किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से सपाटी सतह पर एक खींचा गया डायग्राम होता है, चित्र होता है, उसी को अपन मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के प्रकार। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, फिजिकल मानचित्र, उसके बाद में देखिए ऐतिहासिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, कई प्रकार के मानचित्र होते हैं। पहला अपन देखेंगे भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या होता है? पृथ्वी की जो प्राकृतिक नदियाँ पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियाँ होती है, जिसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, महासागर है आदि को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं, उन्हीं मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। इसमें पठार, पर्वतें, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। या उच्चावत मानचित्र भी कहा जाता है। फिजिकल और रिलीफ मैप भी कहा जाता है। ये तो उच्चावत मानचित्र को या भौतिक मानचित्र को। दूसरा आता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है? जिसमें राज्य, नगरों, शहरों, गांवों आदि के विभिन्न प्रकार के देशों और राज्य की सीमा को दर्शाता है, उसे अपन राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। किसी भी देश हो, किसी भी नगर हो, किसी भी राज्य हो, किसी भी गाँव हो आदि की अपन सीमा को दर्शाने वाला जो मानचित्र होते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा आता है थैमेटिक मानचित्र। कौन सा? थैमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। कैसे? जैसे सड़क मानचित्र, जिसमें मानचित्र, वर्षा मानचित्र, सड़क के बारे में मानचित्र अपन को जानकारी देते सड़क मानचित्र, वर्षा के बारे में जानकारी देते वर्षा मानचित्र, वन के बारे में जानते वन मानचित्र, उद्योग के बारे में देते तो उद्योग मानचित्र आदि प्रकार के मानचित्र होते हैं। इसी प्रकार के मानचित्र को अपन थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो मानचित्र तीन हो गए, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। अब देखेंगे अपन दिशा, डायरेक्शन क्या होता है? तो अधिकतर मानचित्रों पर ऊपर दाहिनी राइट, ऊपर जो दाहिनी राइट की तरफ तीर का निशान होता है, जिसके ऊपर उत्तर होता है और निशान, और उत्तर दर्शन ऊपर की ओर जो तीर का निशान होता है वो उत्तर दिशा दर्शाता है, उसे उत्तरी रेखा कहा जाता है, नॉर्थ लाइन कहता है। जैसे ये इस प्रकार से दिखाता है, तो ये उत्तर दिशा दिखाता है। कोई भी सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, तो ये उत्तर दिशा दिखाता है। उस चारों मुख्य दिशा है, जिसमें कौन कौन सी है? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। इन चारों को मुख्य जो दिशा है, उस मुख्य दिशा को अपन क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। उसके बीच में भी रेखा होती है, जैसे देखिए ये उत्तर, ये दक्षिण, उसके बाद में ये पूर्व और ये पश्चिम, उसके बीच में क्या है? ये दिशा भी है, उपदिशा है। क्या है? उपदिशा है। उसके बाद देखिए प्रतीक, सिंबल्स क्या होते हैं? प्रतीक क्या होते हैं? तो मानचित्र पर
किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनें, सड़कें हैं, पुल है, वृक्ष है, रेल की पटरी है, कुआं है आदि दिखाना संभव होता नहीं है। इसलिए हमें एक निश्चित आकृति या अक्षरों में, छायाओं में, रंगों में, चित्रों में या रेखाओं के माध्यम से उसको दर्शाते हैं। कोई भी मानचित्र होता है, अपन किसी मानचित्र को अपन बड़े पैमाने पर दिखा नहीं सकते, तो उसको सिंबल के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे सड़क हुई, वायुयान हुआ, उसमें उद्योग हुए, बंदरगाह हुई, उसको अपन दिखाना है तो किसी सिंबल के माध्यम से अपन दिखाते हैं। नदियाँ हुई, तो ऐसे मानचित्रों को अपन क्या कहते हैं, जो ऐसे प्रतीक होते हैं, ये प्रतीक कम स्थान पर अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन्हीं प्रतीकों को अपन रूढ़ प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी प्रतीक चिन्हित करते हैं उन प्रतीकों का कहते हैं रूढ़ प्रतीक कहते हैं। और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है और आसानी से अपन अधिक सारी जानकारी मानचित्र में दर्शा सकते हैं। किसके माध्यम से? प्रतीक के माध्यम से। एक छोटे से चित्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया खाका, जो रेखा चित्र खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। तो प्रतीक में कई प्रकार के प्रतीक अपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। क्या था? महाद्वीप। अब देखिए महाद्वीप क्या है? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। पृथ्वी कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से क्या अलग है, मतलब विस्तृत राशि है तो एक दूसरे से क्या ये अलग है। इसमें टोटल 7 महाद्वीप बताए गए हैं। कितने हैं? 7 महाद्वीप, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। टोटल 7 महाद्वीप है। कितने हैं? 7 महाद्वीप है। पहला महाद्वीप अपन देखेंगे एशिया। क्वेश्चन देखेंगे एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल की 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कितना? 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में है ये, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में किस? पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप के होकर गुजरती है। कर्क रेखा है जो कि एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप की पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में क्या सा पर्वत है? यूराल पर्वत है। इस यूरोप को अलग करता है। तो यूराल पर्वतमाला है जो कि एशिया और यूरोप को क्या करता है? अलग करता है। जैसे कि कौन सा है? देखिए यहाँ पर एक पर्वतमाला है, तो कौन सी है? यूराल पर्वतमाला है, जो कि यूरोप और एशिया को क्या करती है? अलग करती है। उसके बाद देखिए यूरोप व एशिया का संयुक्त भाग यूरेशिया कहलाता है। एशिया व यूरोप महाद्वीप का जो संयुक्त भाग होता है उसे यूरेशिया कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए। ये भी कई बार पूछा जाता है कि एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? तो यूराल पर्वत है। इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5 भाग एशिया के पास में। विश्व का जैसे मान लो क्षेत्रफल 100% है और 100% में से 29.5% भाग इसके केवल एशिया के पास है। एशिया विश्व के कुल 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप में देखिए जैसे चावल है, जूट है, कपास है, सिल्क आदि का उत्पादन में पहले स्थान पर है। एशिया महाद्वीप चावल में, जूट में, कपास में, सिल्क में प्रथम स्थान रखता है विश्व में। उसके देखिए इसमें देखिए सबसे बड़ा जो देश है वो चीन है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसका नाम है यांगटीसी क्यांग। ये जो कहाँ पर है? चीन में। कहाँ पर है? चीन में सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है ये? नेपाल में। कितना है? 8,848 मीटर उसकी ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत है। उस हिमालय पर्वत की सबसे ऊंचा शिखर या चोटी उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर है। और सबसे बड़ी झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ा देश ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है वो तो है चीन। सबसे छोटा है मालदीव। सबसे लंबी नदी है उसका नाम है यांगटीसी क्यांग। और सबसे ऊंचा शिखर है वो है माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे बड़ी झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसका नाम है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। ये विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश
इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जैसे कि देखिए ये उसका मैप है, इसके जो ये मध्य भाग है यहाँ से होकर जो 0 डिग्री अक्षांश है या विषुवत रेखा वो गुजरती है। उसके बाद देखिए अफ्रीका का सबसे जो बड़ा भाग है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी का जो बहुत बड़ा भाग है अफ्रीका हिमालय जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका सब बड़ा जो भाग है वो कहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा विषुवत और तीनों रेखा गुजरती है। एकमात्र महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखा कर्क रेखा विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट डाउन कर लीजिए। एकमात्र महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखा गुजरती है। उसके बाद देखिए सारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान का है सारा का अफ्रीका में। अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप है वो समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप 1/3 भाग का है। अफ्रीका का जो पूरा भाग है वो 1/3 भाग केवल मरुस्थल में है। किसमें? मरुस्थल में है। यहाँ केवल 10% भूमि कृषि योग्य भूमि है। अफ्रीका महाद्वीप में केवल 10% भूमि है वो कृषि योग्य है। हीरा और सोने के यह प्रमुख खाने सबसे आगे है। अफ्रीका सबसे आगे हीरा और सोने में। सबसे बड़ा देश यहाँ कौन सा है? अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और सबसे ऊंचा शिखर उसका नाम है किलिमंजारो। क्या है? किलिमंजारो, जो कि 5895 मीटर है, जो एकमात्र ज्वालामुखी भी है। कौन सा है? ज्वालामुखी भी यहाँ है। किलिमंजारो ज्वालामुखी है और उसकी ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा शिखर है। उसके बाद सबसे बड़ी झील यहाँ विक्टोरिया। कौन सी है? विक्टोरिया। एशिया महाद्वीप में कौन सी थी? तो एशिया महाद्वीप में थी वो थी, क्या नाम था उसका? उसका नाम था कैस्पियन सागर। लेकिन इस यहाँ पर कौन सी है? विक्टोरिया। विश्व का सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? तो किमरेल। कौन सी है? किमरेल। कौन सी है? किमरेल। विश्व की सबसे बड़ी जो हीरे की खान है वो कौन सी है? किमरेले। कौन सी है? किमरेले है। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी अफ्रीका से गुजरती है। 1/3 भाग मरुस्थल है, 10% भूमि कृषि योग्य है, हीरा सोने की खान है। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। सबसे ऊंचा शिखर किलिमंजारो, जो कि 5895 मीटर है। सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया और सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? तो है किमरेले। कौन सी है? किमरेले। उसके बाद देखिए नेक्स्ट महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। कौन से है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका देखिए उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कितना है? तीसरा बड़ा महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा हुआ है। जो संकरा भाग है उस संकरी भाग से जुड़ा हुआ है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसे पनामा जल संधि कहा जाता है। अफ्रीका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो सेंटर पॉइंट है उसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। जो उत्तरी अमेरिका है ये उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में है, जैसे कि ये इस साइड और इस साइड में पूरा ये उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व का कुल मक्का उत्पादन आधा भाग यहीं से पैदा होता है। तीनों महासागरों से घिरा हुआ है, लेकिन जो मक्का का उत्पादन होता है अब उत्तरी अमेरिका आधा भाग मक्के का पैदा करता है। देखिए डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, जैसे कि ये महाद्वीप है, कौन सा है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये छोटे से भाग से घिरा हुआ है। यहाँ पर जन संधि उसका नाम है पनामा। कौन सी जन संधि है? पनामा जन संधि है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा सबसे बड़ा देश है और सबसे छोटा नाम है देश का नाम, उसका नाम सेंट पियर है। सेंट पियर है सबसे छोटा देश है, सबसे बड़ा देश कनाडा है। कौन सा है? कनाडा। कनाडा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा सेंट पियर है। सबसे लंबी नदी उसका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। क्या नाम है? मिसिसिपी मिसौरी। और सबसे ऊंचा शिखर उसका नाम है देनाली। क्या है? देनाली। पूरा नाम उसका था माउंट मैंकिले। क्या नाम था? माउंट मैंकिले। अब उसका नाम क्या कर दिया है? देनाली। क्या नाम किया? देनाली नाम किया है। पुराना नाम भी आ सकता है माउंट मैंकिले, जो कि 6194 मीटर है। 6194 मीटर है। उसके बाद सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, जो कि विश्व के सबसे मीठी पानी की झील है। तो देखिए एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी है? तो उसका नाम विक्टोरिया।
और उत्तरी अमेरिका में कौन सी है, तो वो है सुपीरियर। कौन सी है, सुपीरियर झील है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट महाद्वीप है, उसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। क्या नाम है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका चौथा महाद्वीप है, सबसे बड़ा, लगभग 2/3 भाग पर स्थित है और विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध फैला हुआ है। विषुवत रेखा उसकी दक्षिण में लेकिन उष्णकटिबंध फैला हुआ है। इसका बहुत बड़ा भाग कैसा है, वनाच्छादित है, वन से घिरा हुआ है। उसका जो बहुत बड़ा भाग है वो वनों से घिरा हुआ है, इसलिए वनाच्छादित कहा जाता है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा देश है उसका नाम फॉकलैंड द्वीप। कौन सा है, फॉकलैंड सबसे छोटा द्वीप है, छोटा देश है और सबसे बड़ा है ब्राज़ील। फॉकलैंड की धारा भी है, जो अपन आगे क्लास में देखेंगे। फॉकलैंड की धारा भी है। उसके बाद सबसे लंबी नदी उसका नाम है अमेजन। कौन सी नदी है, अमेजन। तो अमेजन उसकी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम है एकांगुआ। कौन सा है, एकांगुआ नाम है, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। एकमात्र ये ज्वालामुखी भी है। तो देखिए एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यांगत्से कियांग। उसके बाद में अफ्रीका में कौन सी, नील। दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका में कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, उसका नाम था, क्या नाम था उसका, अमेजन। क्या नाम था, अमेजन। उत्तरी अमेरिका में सबसे जो लंबी नदी उसका मिसिसिपी। क्या नाम है, मिसिसिपी। और दक्षिणी अमेरिका में सबसे लंबी नदी क्या नाम है, अमेजन। क्या नाम है, अमेजन है। ये 4 देशों की प्रमुख है। उसके बाद देखिए आके अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। उसके बाद देखिए ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अपन डायग्राम का से देखेंगे कहाँ पर है ये, तो देखिए ये महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसके बाद देखिए दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव के इस महाद्वीप के मध्य स्थित है। चूँकि ये दक्षिण ध्रुव पर स्थित है इसलिए हमेशा यहाँ मोटी जो बर्फ़ की परतों के रूप में ढका हुआ महाद्वीप है। या किसी प्रकार कोई स्थायी मानव निवास नहीं करता। बहुत से देश या शोध यंत्र रखिए रिसर्च सेंटर है। क्या, बहुत से देशों का ये रिसर्च सेंटर है। यहाँ स्थित है। भारत के भी यहाँ शोध स्थान है, रिसर्च सेंटर है। उसका नाम क्या है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री एकमात्र स्थल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के शोध संस्थान कौन से, तो एक तो मैत्री है, एक है दक्षिणी गंगोत्री। कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। आगे देखिए यूरोप महाद्वीप जो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है और विश्व का सबसे छठा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा छठा महाद्वीप है। ये प्रायद्वीप ये यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है। क्या नाम उसका, इसे पेनिसुलिया क्या कहते हैं, पेनिसुलिया कहते हैं। प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप एशिया से भी छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया महाद्वीप की पश्चिम दिशा में स्थित है। आर्कटिक वर्त से होकर गुजरता है। किससे गुजरता, आर्कटिक वर्त से होकर गुजरता है। 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ महाद्वीप है। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और उनके चारों ओर महाद्वीप और महासागरों से घिरा हुआ है। चारों ओर से महासागर से घिरा है। ये द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, चारों ओर महासागर से घिरा हुआ है। एकमात्र महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। आगे देखेंगे अपन महासागर। क्या देखेंगे, महासागर का मतलब क्या होता है, जो जलमंडल का मुख्य भाग होता है। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, जो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विश्व महासागर कितने, 5 महाद्वीप कितने थे, 7। एक एक करके महासागर को अपन देखेंगे। विश्व के प्रमुख महासागर देखिए, महासागर बताया गया, ये महासागर है। देखिए ये पूरा पैसिफिक है। कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, विश्व के प्रमुख महासागर पहला देखेंगे पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा
भाग मैरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मैरियाना गर्त कहाँ पर है या मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, तो कहाँ प्रशांत महासागर में स्थित है, सबसे गहरा भाग है। प्रशांत महासागर लगभग वर्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका चारों ओर स्थित है। उसके बाद देखिए अटलांटिक महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है और ये अंग्रेजी की एस आकार का है। कैसे, अंग्रेजी की एस आकार का महासागर है। इसके बाद इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर व दक्षिण अमेरिका, पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका है। अगर अटलांटिक महासागर के अपन उत्तर में देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका, और पूर्वी किनारे पर देखेंगे तो यूरोप और अफ्रीका ये आते हैं, महाद्वीप आते हैं। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर, अंग्रेजी की एस आकार का महासागर है और विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। दूसरा देखिए, तीसरा है हिंद महासागर। कौन सा है, हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुज का है। उसका आकार कैसा है, त्रिभुज का आकार है, जो भारत के जस्ट नीचे है। जैसे भारत का मानचित्र, इस प्रकार से भारत का मानचित्र है, तो ये इस प्रकार से फैला हुआ है। त्रिभुज की आकृति में ये महासागर है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। नीचे क्या गया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर क्या गया, एशिया, और इस साइड में क्या गया, अफ्रीका। तीनों साइड में तीनों महाद्वीप फैले हुए हैं। उसके बाद देखिए दक्षिणी महासागर कौन सा है, दक्षिणी महासागर इसे अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है जो है दक्षिणी महासागर। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। कितने डिग्री पर, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। उसके बाद देखिए आर्कटिक महासागर। क्या है, आर्कटिक महासागर। कौन सा है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो कि आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव में। जैसे मान लो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर आर्कटिक महासागर स्थित है, यहाँ पर दक्षिणी महासागर स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है और प्रशांत महासागर के सिंचले जल वाले एक संकरी भाग से जुड़ा हुआ है, जो कि प्रशांत महासागर के सिंचले जल वाले भाग से जुड़ा हुआ है। इसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। यहाँ पर कौन सी जल संधि है, तो बेरिंग जल संधि है, इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तो यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो गाइस आज की क्लास में अपन ने तमाम छोटी मोटी जो उसके संबंधित जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो था उसको बेहतर ढंग से देखने का प्रयास किया। अगली क्लास अपन पृथ्वी के संबंधित जैसे महासागर है, पर्वत है, पठार है, नदियाँ है, उसके बाद में झील है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।